नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं एक्मी सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड पर। ये भारत की एक अहम रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, 2015 में बनी थी। हाँ, बिल्कुल। और हमारी जो जानकारी है वो screener.in से है। उनके प्रोफाइल, फाइनेंशियल नंबर्स और हाल की घोषणाओं पर आधारित हैं। सही। तो आज की इस चर्चा का मकसद है एक्मी सोलर का बिजनेस मॉडल समझना, बाजार में उनकी क्या जगह है, उनकी ताकतें क्या हैं, और हाँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के साइज से। एक्मी सोलर मतलब भारत के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी आईपीपीज में से एक है। हाँ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में काफी बड़ा नाम है। 30 जून 2024 तक देखें तो ऑपरेशनल कैपेसिटी के हिसाब से टॉप 10 में थे। और इनका पोर्टफोलियो भी काफी फैला हुआ है। सोलर तो है ही, साथ में विंड, हाइब्रिड और एक चीज जो आजकल बहुत जरूरी हो गई है, FDRE। हाँ, फर्म्ड और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, जिसमें एनर्जी स्टोरेज भी है। और ये करीब 10 राज्यों में काम कर रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, एसीमे की जो रणनीति है ना, उसमें एक बहुत जरूरी चीज है उनकी लंबी अवधि के PPAs, मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट्स। अच्छा। ये आमतौर पर 25 साल के होते हैं और कई बार इनमें टैरिफ भी फिक्स्ड होता है। तो इसका फायदा क्या है, मतलब कंपनी के लिए? बड़ा फायदा ये है कि कैश फ्लो का अंदाजा रहता है। एक तरह की स्थिरता आ जाती है ना? पता होता है कि इतना रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा। समझ गया। और ये सिर्फ बिजली बनाते हैं या पूरा काम खुद करते हैं? सुना है इनका मॉडल कुछ अलग है। हाँ, इनका मॉडल इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड यानी प्रोजेक्ट की सोच से लेकर जमीन लेना, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, जैसे EPC कहते हैं। हाँ, EPC। और फिर प्रोजेक्ट चलने के बाद उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस, ONM, ये सब ज्यादातर खुद ही करते हैं। अच्छा, तो इससे लागत कंट्रोल में रहती होगी और टाइम पर काम पूरा होता होगा। हाँ, उम्मीद तो यही रहती है। बाहरी लोगों पर निर्भरता कम होती है तो कंट्रोल बेहतर होता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? वो है इनका FDRE पर जोर, फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या होता है कि रिन्यूएबल सोर्स के साथ स्टोरेज भी लगा होता है। जैसे बैटरी स्टोरेज? हाँ, बैटरी हो सकती है या पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। इसका मतलब ये हुआ कि जब सूरज नहीं है या हवा नहीं चल रही, तब भी ये बिजली दे सकते हैं, खासकर जब डिमांड ज्यादा हो, पीक आवर्स में। बिल्कुल। ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना, कि वो हमेशा उपलब्ध नहीं रहती, उसको ये हल करता है। ये उन्हें बाकियों से अलग कर सकता है। सही कहा। अब जरा हाल के प्रदर्शन पे आते हैं। Q1 FY26 मतलब 30 जून 2025 वाली तिमाही। आंकड़े तो बड़े जबरदस्त दिख रहे हैं स्क्रीनर पे। EBITDA 531 करोड़ रुपए। हाँ, ये पिछले साल से 76% ज्यादा है। और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 131 करोड़। ये तो 9319% बढ़ा है। अरे वाह, 9319%। ये कैसे हुआ? मतलब ये टिकाऊ है या कोई वन टाइम चीज है? हाँ, ये बढ़ोतरी तो बहुत ही ज्यादा है। स्क्रीनर डेटा सीधे सीधे वजह नहीं बताता, पर इतनी बड़ी छलांग के पीछे अक्सर या तो पिछले साल का बेस बहुत कम होता है। अच्छा। या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट एकदम से चालू हो गया हो, या कोई एक मुश्त आय हुई हो। इसे लगातार बनाए रखना तो मुश्किल होगा। इसी तिमाही में उन्होंने 350 मेगावाट नई कैपेसिटी भी शुरू की है और पहली बार विंड और BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स भी चालू किए हैं। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक और बात, IPO से जो पैसा उठाया था इन्होंने 2900 करोड़, उसके इस्तेमाल में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, ऐसा बताया गया है। ये पारदर्शिता के लिहाज से अच्छा है। ठीक है, चलिए अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं स्क्रीनर डेटा के हिसाब से। कुछ अच्छी बातें क्या देख रही हैं? हाँ, कुछ सुधार तो है। जैसे डेटर डेज, मतलब ग्राहकों से पैसा वसूलने में लगने वाला टाइम, वो 138 दिन से कम होकर करीब 99 दिन रह गया है। ये तो अच्छा है। कैश जल्दी आ रहा है। हाँ, और वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी काफी कम हुई है। पहले 181 दिन की जरूरत थी, अब सिर्फ 41.5 दिन। ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दिखाता है। ये तो हुई अच्छी बात है, लेकिन कुछ चिंता वाली बात भी है क्या? हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन, ये अपनी बुक वैल्यू के 3.63 गुना पर ट्रेड कर रहा है। तो ये महंगा माना जाएगा? कुछ लोग इसे महंगा कह सकते हैं। हाँ, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम है, मतलब कंपनी जो कमा रही है उसके मुकाबले ब्याज का बोझ थोड़ा ज्यादा है। ये तो रिस्क वाली बात हो सकती है। और पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE वो भी सिर्फ 4.58% रहा है, जो कम है। अच्छा, और शेयर होल्डिंग?
जून 2025 तक प्रमोटर्स के पास 83.41% हिस्सेदारी थी। ये काफी ज्यादा है। तो ये जो कमजोर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, कम इंटरेस्ट कवरेज, कम आरओई, क्या ये एसीएम की जो नई योजनाएं हैं जैसे एफडीआरई जिनमें काफी पैसा लगता है, उनकी रफ्तार धीमी कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही सवाल है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एक तरफ तो कंपनी तेजी से बढ़ रही है, नई कैपेसिटी ला रही है, एफडीआरई जैसे फ्यूचर के एरियाज में जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल आंकड़े बताते हैं कि इस ग्रोथ के लिए पैसा जुटाना और साथ में मुनाफा बनाए रखना वो एक चुनौती हो सकती है। तो ग्रोथ और फाइनेंशियल हेल्थ में संतुलन साधना होगा। तो कुल मिलाकर क्या समझें? एसीएमआर रिन्यूएबल सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी है, बढ़ भी रहा है, इंटीग्रेटेड मॉडल है और डिस्पैचेबल पावर पर फोकस है, जो अच्छी बात है। हाँ। हाल का प्रदर्शन, खासकर वो मुनाफा वाला आंकड़ा, काफी प्रभावशाली है, लेकिन वैल्यूएशन, कर्ज चुकाने की क्षमता, आरओई, इन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ग्रोथ की कहानी तो है, पर फाइनेंशियल मजबूती भी देखनी होगी। सही है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना जोर है और एसीएमए का फोकस एफडीआरई पर है, तो उनका ये इंटीग्रेटेड मॉडल और स्टोरेज वाला समाधान उन्हें दूसरों के मुकाबले भविष्य में कहाँ खड़ा कर सकता है, खासकर तब जब स्टोरेज टेक्नोलॉजी बेहतर और सस्ती होती जा रही है। इस पर सोचिएगा जरूर।